आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ असली त्रिपाठी, आपका विलेज टीचर। आइए आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैंने शुरुआत कर दी है इस वीडियो से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 पार्ट में, नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। तो ये वीडियो नाउन क्लास के पार्ट में चला जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में थोड़ा बता करके नाउन क्लास की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, वो मुझे समझानी है। और नाउन क्लास पर भी 2 वीडियो बन सकते हैं। इसमें फंडामेंटल चीज़ें सब बताई हुई हैं। अगली एक एक्सरसाइज आपको देनी पड़ेगी। आइए इस वीडियो के बारे में समझते जो पढ़ाया गया है। देखिए, हमने सबसे ऊपर हेडिंग डाल दी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब मिश्रित वाक्य। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। और कंपाउंड सेंटेंस पर मैं 2 वीडियो बना के उपलब्ध करवा चुका हूँ। तो बार बार इन चीज़ों को मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है। यहाँ फिर से एक बार लिख दिया है मैंने। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास यानी एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लासेस, मतलब आश्रित उपवाक्य। सबऑर्डिनेट माने आश्रित या अधीन। एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लासेस हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्लास तो एक ही होगा। तो एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। ये वाक्य सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के प्रयोग से बनते हैं। ऐसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बहुत सारे हैं। एडजेक्टिव क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स के यूज होते हैं। नाउन क्लास में दैट और व्हेन वेयर काफी कुछ कंजंक्शन नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास से मिलते जुलते हैं। फिर एडवर्ब क्लास है तो उसमें बहुत सारे कंजंक्शन है। बराबर वीडियो बनते रहेंगे। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करिए। तो मैंने लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के 3 प्रकार है। नंबर ए, बाय यूजिंग ए नाउन क्लास, मतलब नाउन क्लास का प्रयोग। नंबर बी, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। नंबर सी, बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हैं। 3 में ये बटा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3 क्लास में, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। यहाँ तो नाउन क्लास का मैंने विवरण दिया हुआ है, तो नाउन क्लास के बारे में ही समझते हैं। बाय यूजिंग एन नाउन क्लास, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है नाउन क्लास का प्रयोग करके। उसने लिख दिया है क्लास नाउन यानी संज्ञा का कार्य करती है। और नाउन क्लास में होता क्या है, तो लिखा है नाउन क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले नियमों का विशेषतया प्रयोग होता है। डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाने के नियम आपने पढ़े हुए हैं। बाद में अगर सत्य रहने वाली बात आती वो नहीं बदलती। और जो आप टेंस बदलते हैं प्रेजेंट के चारों भागों को, पास्ट के चारों भागों में, और विल का और सेल का आउट या शुड कैन का गुड में कंबाइंड जो चलता हुआ यहाँ भी हो जाता है। क्या कंजंक्शंस लगते हैं वहाँ इनडायरेक्ट पढ़ने में? दैट लगता है कि वेदर लगता है, क्या लगता है वो यहाँ भी प्रयोग होते हैं। बाकी वाक्यों के द्वारा समझेंगे। यार नाउन क्लास को भी 5 पार्ट में हमने बांट दिया है, तो हम समझाएंगे क्या है। सबसे पहले मैंने 2 वाक्य लिखे हुए हैं। ट्रांसलेशन मेथड और सिंथेसिस के मेथड से मैंने नाउन क्लास समझाया हुआ है। सिंथेसिस भी यहाँ रिपीट होगी और आप नाउन क्लास के बारे में भी समझेंगे। ए और बी में 2 वाक्य लिखे हैं। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ये निश्चित है, इट इज सर्टेन। वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ये बात निश्चित है, यह निश्चित है, इट इज सर्टेन। हमने जब जोड़ा तो ऐसे बनाया है, यह कि वह ईमानदार है, निश्चित है, मतलब यह बात कि वह ईमानदार है, निश्चित है। बात की अंग्रेजी लिखते नहीं है। यह है कि वह ईमानदार है, निश्चित है। दैट माने यह है कि ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, इज सर्टेन, वो निश्चित है। तो यहाँ एक बात बतानी है, जो कंजंक्शन से क्लास शुरू होता है बस वही सबऑर्डिनेट क्लास है। वही यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लास बोला जाएगा। तो यह है कि वह ईमानदार है, निश्चित है। दैट ही इज ऑनेस्ट, इज सर्टेन। तो यहाँ दैट से शुरू हुआ है कि दैट ही इज ऑनेस्ट, यह बात कि वह ईमानदार है। ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों है? अगर इतना बोला जाए, आगे लिखाना जाए तो वाक्य का पूरा नहीं होगा। ये उस पर आश्रित है। ये प्रिंसिपल क्लास है, बाद वाला। पहला वाला ही सबऑर्डिनेट क्लास है। यह बात कि वह ईमानदार है, आगे ना बोले तो अर्थ ही नहीं पूरा हुआ, तो कहना पड़ा कि निश्चित है। तो यह कि वह ईमानदार है, निश्चित है। इसमें इतना दैट इज ऑनेस्ट है। ये जो क्लास है काहे का काम कर रही है? ये इज का सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है।
जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो इसका वहाँ सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट ही इज ऑनेस्ट। ये पूरी क्लास ही यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो हमने इसको लिख दिया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसको काउंट कर लिया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में, इसको मैंने बांट दिया। तो फिर मैंने समझाया इज जो यहाँ वर्ब आ रही है उसके लिए ये सब्जेक्ट यानी कर्ता का काम कर रहा है, ये क्लास दैट ही इज ऑनेस्ट, और ये एक सबऑर्डिनेट क्लास है। ये आश्रित हुआ कि ये इस पर डिपेंड है, अगर न लिखा जाएगा तो अधूरा है ये। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड में दोनों सेल्फ डिपेंड होते हैं, एक कोऑर्डिनेट क्लास होती है समानुपाती उपवाद, एक प्रिंसिपल क्लास, ऐसा चलता है। यहाँ भी वाक्य मैंने ऐसे लिख दिया है जो जिसमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का क्लास काम करता है। उसने कुछ कहा, ही सेड समथिंग, ये सच है, इट इज ट्रू, दो वाक्य। उसने कुछ कहा एक वाक्य, ये सच है दूसरा वाक्य। ये मैंने जोड़ा, ऐसे जोड़ दिया, जो कुछ उसने कहा वह सच है। अंग्रेजी क्या बना दी, व्हाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा इज ट्रू, वो सच है, वो सही है। तो यहाँ पे कंजंक्शन से जो चल रहा है व्हाट से, व्हाट ही सेड, यही तो सबऑर्डिनेट क्लास है। आगे इज ट्रू प्रिंसिपल क्लास है, तो ये इज का ही सब्जेक्ट है क्लास, व्हाट ही सेड। मैंने बताया ना, जैसे ही इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए स्टूडेंट, ऐसे इस एमआर का जो वर्ब है ये इनका उस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उस सब्जेक्ट ऑफ वर्ब में इसकी गणना होती है। ये दोनों ही वाक्य मैंने सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऐसी क्लास हमने दी है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। दो वाक्य यहाँ भी लिखे हुए हैं, इस वर्ष वह पास हो जाएगा, उसकी अंग्रेजी ही विल पास दिस ईयर। दूसरा वाक्य मैं ये जानता हूँ, आई नो दिस। दो वाक्य लिखे हैं, इस वर्ष वह पास हो जाएगा एक वाक्य, और मैं ये जानता हूँ दूसरा वाक्य। मैंने ऐसे जोड़ दिया, मैं जानता हूँ कि इस वर्ष वो पास हो जाएगा। अंग्रेजी मैंने बना दी, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की ही विल पास दिस ईयर। मैं जानता हूँ कि इस वर्ष वो पास हो जाएगा। तो वहाँ बाद में जो दैट से चल रहा है वही सबऑर्डिनेट क्लास है। ये है कि वह इस साल पास हो जाएगा, दैट ही विल पास दिस ईयर। ये अगर इसमें जोड़ा ना जाए कुछ तो अधूरा है। ये बात कि वह इस साल पास हो जाएगा, इतना कह के छोड़ दो, अर्थ अधूरा है, इसलिए ये प्रिंसिपल क्लास है यहाँ। और कंजंक्शन से चलने वाला वाक्य सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो ये यहाँ क्लास कर क्या रही है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये जो यहाँ वर्ब है ना, ये नो, इसका ये ऑब्जेक्ट है क्लास, दैट ही विल पास दिस ईयर। कैसे, जैसे आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ, तो नो वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट है। ऐसे यहाँ पे एक शब्द में ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा क्लास ही ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में इसकी गणना की गई है इस सेंटेंस में जो क्लास आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वह परीक्षा में पास हो जाएगा, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा को पास कर देगा, या ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में पास हो जाएगा। मैं ये जानता था, पास्ट में कर दिया, आई न्यू दिस, मैं इस बात को जानता था। जब मैंने जोड़ा ऐसे कर दिया, मैं जानता था कि वह परीक्षा में पास हो जाएगा। मैंने अंग्रेजी क्या बनाई, आई न्यू, मैं जानता था, दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन, कि वो परीक्षा को पास कर देगा, दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन। तो ये वुड क्यों कर दिया, ऐसा मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस से बताया हुआ है। मैंने यहाँ भी बोला है कि नाउन क्लास में इनडायरेक्ट वाले नियम चलते हैं। कालों का अनुक्रम सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर शुरू में पास्ट टेंस में जा रहा है तो आगे बिल्कुल वैसे ही बदलेगा जैसे आपको इनडायरेक्ट बदलने के लिए टेंस बताया गया है। यहाँ न्यू ये पास्ट में चला गया, इसलिए अब वो विल काउंट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं जानता हूँ जो आया था, मैं जानता हूँ, वो प्रेजेंट में था इसलिए विल का विल बना रहा वो, लेकिन यहाँ पे न्यू जैसे पास्ट में हुआ वुड करना पड़ा। तो ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि इनडायरेक्ट वाले नियम इसमें चलते हैं, आप समझिए। तो आई न्यू, मैं जानता था, न्यू यहाँ पे वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, न्यू यहाँ पे वर्ब है। मैं जानता था, मैं क्या जानता था, मैं जानता था कि साल पास हो जाएगा। ये क्लास जो नाउन क्लास है दैट से चल रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। किस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, न्यू का, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो हमने दो वाक्य ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आपको दिए हुए हैं। आगे मैंने लिखा यहाँ पे, उसने कुछ कहा, he said something, उसने कुछ कहा, he said something।
यह उसका कथन है, दिस इज हिज स्टेटमेंट, उसने कुछ कहा, he said something, ये उसका कथन है, दिस इज हिज स्टेटमेंट। तो जब हमने जोड़ा, जो कुछ उसने कहा वह ये है, आपके सामने जो भी है, जो कुछ उसने कहा वह ये है, तो मैंने अंग्रेजी कैसे बनाई, दिस इज, ये है क्या, व्हाट इज सेड, जो उसने कहा, दिस इज व्हाट इज सेड। तो इज के लिए जो आगे आ रहा है, इज का कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरक है। जैसे दिस इज ए काउ, काउ वहां पे कॉम्प्लीमेंट है इज का, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब था, वो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब था, फिर वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, इसका इज का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे लाम इज ए गुड बॉय, जैसे दिस इज ए काउ, बाद वाले इसके जो आ रहे हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ एक पूरी क्लास ही कॉम्प्लीमेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरा वाक्य, यह एक तथ्य है, दिस इज ए फैक्ट, फैक्ट माने तथ्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक वाक्य, यह एक तथ्य है, दिस इज फैक्ट, दूसरा वाक्य। तो जोड़ा कैसे, तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ऐसे जोड़ा। अंग्रेजी क्या बनाई, द फैक्ट इज, तथ्य ये है, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ भी इज का ये जो पूरी क्लास आई है, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में ऐसे वाक्य की गणना होगी, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ऐसे मैंने इनके पार्ट बताए नाउन क्लास में। आगे बढ़ते समझते हैं। दो वाक्य लिखे, मैं कुछ कहता हूँ, आई से समथिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ, इस पर ध्यान दो, इंपरेटिव सेंटेंस, पे अटेंशन टू इट। दो वाक्य, मैं कुछ कहता हूँ एक वाक्य, इस पर ध्यान दो दूसरा वाक्य। जोड़ा, ऐसे जोड़ा, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो, ऐसे जोड़ दिया। अंग्रेजी, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो, जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो। क्योंकि अटेंशन के बाद में टू आता है, किसी चीज पे ध्यान दिया जाता है तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है। उसके बाद में क्लास आई है व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। जैसे बोला गया पे अटेंशन टू मी, मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो, तो मी वहां पर वो ऑब्जेक्ट है टू प्रीपोजिशन का। यहाँ पे पूरी क्लास ये जो है ऑब्जेक्ट है टू प्रीपोजिशन की, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। तो मैंने पुस्तक में लिखा भी है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारी बहन ने मुझे कल कुछ बताया था, या तुम्हारी बहन ने मुझे कल कोई बात बताई थी। दोनों की अंग्रेजी एक, योर सिस्टर टोल्ड मी समथिंग यस्टरडे। बात की अंग्रेजी कहाँ लिखते हो, बात करना जब होता है तो टॉक वगैरह लिखते हैं, बातचीत कन्वर्सेशन, लेकिन हर जगह बात की इंग्लिश नहीं आती। तुम्हारी बहन ने मुझे कल कुछ बताया था, या तुम्हारी बहन ने मुझे कल कोई बात बताई थी। योर सिस्टर टोल्ड मी समथिंग यस्टरडे। दूसरा बात, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका, आई कुड नॉट बिलीव इट। मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका, मैं उस बात पर विश्वास नहीं कर सका। जब जोड़ा उसको तो ऐसे बनाया, मैं उस बात पर विश्वास नहीं कर सका जो तुम्हारी बहन ने मुझे कल बताई थी, ऐसे जोड़ा। तो अंग्रेजी क्या बनाई, आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, इन माने उसमें, किस चीज में, व्हाट योर सिस्टर टोल्ड मी यस्टरडे, जो तुम्हारी बहन ने मुझे कल बताई थी, या जो तुम्हारी बहन ने मुझे कल बताया था जो कुछ, उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका। उस पर की अंग्रेजी बिलीव के साथ में तो इन प्रीपोजिशन आता है, विश्वास करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो इन आता है। जैसे कॉन्फिडेंस इन, फेथ इन, बिलीव, बिलीव इन चलता हुआ, तो इन यहाँ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा क्लास है। व्हाट योर सिस्टर टोल्ड मी यस्टरडे, कंजंक्शन से जो चलेगा वो क्लास है, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लास है। कि जो बात तुम्हारी बहन ने मुझे कल बताई थी, इतना कह के अगर छोड़ दे तो वाक्य का अर्थ नहीं पूरा हुआ, ये आश्रित वाक्य है इस पर और उस पर क्लास पर। तो इन्हें यहाँ प्रीपोजिशन है, तो वो भी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है क्लास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ सामने लिख दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो दो वाक्य ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन पर है, दो वाक्य कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब पर है, दो वाक्य सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पर है, और दो वाक्य ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पर है। ऐसे अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तीन वाक्य लिखे हुए हैं,
मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाएंगे। द चीफ मिनिस्टर विल गो टू दिल्ली टुमारो। मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाएंगे। यह एक समाचार है, तो दिस इज ए न्यूज। तीसरा वाक्य, समाचार सही है। द न्यूज इज करेक्ट। हिंदी क्या है? मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाएंगे, यह एक समाचार है। समाचार सही है। 3 वाक्य, तीनों को मैंने एक में जोड़ा हुआ है। यह समाचार कि मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाएंगे सही है। अंग्रेजी क्या बनाई? द न्यूज। यह समाचार की दिस न्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, द न्यूज काफी है। द न्यूज समाचार दैट द चीफ मिनिस्टर विल गो टू दिल्ली टुमारो, कि मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाएंगे, इज करेक्ट, वो सही है। तो ये फ्रेज इन अपोजिशन है। फ्रेज इन अपोजिशन क्या है? फ्रेज तो एक वाक्यांश होता है, वाक्य का एक टुकड़ा होता, लेकिन उसका अर्थ नहीं पूरा होता। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है ये फ्रेज है। यहाँ पे अपोजिशन माने समानाधिकरण होता है। यहाँ स्पेलिंग APPOSITION है। अपोजिशन माने समानाधिकरण। तो यहाँ समानाधिकार क्या है? द न्यूज इज करेक्ट। द न्यूज इज करेक्ट, समाचार सही है। और ये दैट द चीफ मिनिस्टर विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये बात की कल या यह कि मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जाएंगे, इस करेक्ट तो सही है। तो ये क्लाज भी द न्यूज का काम कर रही है। द न्यूज इज करेक्ट और दैट द चीफ मिनिस्टर विल गो टू दिल्ली टुमारो इज करेक्ट। तो द न्यूज का ये जो फ्रेज आ रही क्लाज के रूप में, ये समान अधिकार में है। ये फ्रेज इन अपोजिशन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लाज है और फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ये उसका भी एक पार्ट है। जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन और इन केस इन अपोजिशन या फ्रेज अपोजिशन, तो यहां पे लिखा हुआ है। अंत में फिर ये 3 वाक्य है। रमेश परीक्षा में फेल हो गया है। रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ये तुम्हारा कहना है या ये तुम्हारा कथन है। दिस इज योर स्टेटमेंट। ये तुम्हारा कहना है। कथन या कहना गलत है। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 3 वाक्य हैं। रमेश परीक्षा में फेल हो गया है, ये तुम्हारा कहना है, कहना गलत है। जब जोड़ा तो तुम्हारा कहना कि रमेश परीक्षा में फेल हो गया है गलत है। अंग्रेजी योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कहना, दैट रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कि रमेश परीक्षा में फेल हो गया है, इस रंग वो गलत है। तो दैट से चल रहा है, वो क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। ये इसको अपोजिशन के रूप में फ्रेज को हमने प्रयोग किया है। तो क्लास वो फ्रेज नहीं है, तो अपोजिशन के रूप में, समान अधिकार के रूप में आया है। कैसे? जैसे योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तुम्हारा कथन या तुम्हारा कहना गलत है। और ऐसे दैट रमेश हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यह कि रमेश परीक्षा में फेल हो गया है, इस रंग वो गलत है। तो उसके समान अधिकार में है। तो 5 पार्ट है नाउन क्लास के। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ये नाउन क्लास की फंडामेंटल चीजें मैंने आपको समझाई हुई हैं। और अभी नाउन क्लास में एक वीडियो मुझे और कायदे बनाना चाहिए, वहां और ढेर सारे वाक्य सिंथेसिस करवा करके इसको और मुझे क्लियर कर देना चाहिए। तो अगर ये बन गया तो निश्चित बना दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक इंतजार करिए। अंत में आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।